अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है सबको? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल विल बी फाइन और आप लोगों ने अपना टेस्ट भी अटेम्प्ट किया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपके पास एंजाइम एवोल्यूशन और जो है वो सेल स्ट्रक्चर है। सो लेट मी स्टार्ट आवर फर्स्ट। ओके, माय स्क्रीन एंड माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? Okay, let me start with our first MCQs. The structure of an enzyme is altered by which of the following inhibitors? Reversible inhibitors, competitive inhibitors, non-competitive inhibitors और irreversible inhibitor. तो आपके पास आंसर जो है वो उसका चार्ली बनेगा, क्योंकि आपके पास जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं कि एलोस्टेरिक साइट, मतलब दो साइट्स होती हैं, एक एंजाइम की दो साइट्स होती हैं। एक होती है एक्टिव साइट, ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ड्रॉ करूं एंजाइम को, तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी एक्टिव साइट होगी, ठीक है। और ये जो अगर एक्टिव साइट के अलावा कहीं और सबस्ट्रेट कहीं और आके लगेगा, यानी कि एलोस्टेरिक साइट पे लगेगा, तो फिर आपका जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो टोटली जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ऐसा काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि आपका जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अल्टर कर देंगे। योर आंसर विल बी चार्ली हियर। एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड, उसको हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, फेडरल बोर्ड के अंदर भी प्रेजेंट है और आपका जो बायोलॉजी जो पंजाब बुक है उसके अंदर भी प्रेजेंट है। योर आंसर विल बी चार्ली। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट जहाँ पे एंजाइम आके लगता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। को एंजाइम आपके पास एंजाइम का जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक आप ये कह लें कि कंपेनियन की ज़रूरत होती है, तो उसको को एंजाइम बोलते हैं। और एपो एंजाइम जिसके अंदर हमारे पास जो एक्टिवेटेड एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड चेन और को फैक्टर नहीं लगेगा, उसको आप क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम बोलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? इसमें से कौन सी चीज जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करती है? टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेडिएशन, जो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इनमें से ये जो सारी चीजें हैं वो आपके एंजाइम की कंसंट्रेशन को इफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर अगर आप ज्यादा करेंगे ऑप्टिमम से तो भी आपका जो टेम्परेचर है वो डीनेचर हो सकता है। पीएच भी अगर आप ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा और कम करने की वजह से भी आपका जो रिएक्शन है वो फास्ट और स्लो हो सकता है। रेडिएशन की वजह से भी इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। सो द राइट आंसर विल बी डेल्टा। बीटा, प्लीज़ मेंशन योर क्वेश्चन। जिसका आप आंसर मुझे कह रहे हैं, आप साथ में अपना क्वेश्चन भी मेंशन करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट वी हैव एन एंजाइम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि आपका जो एंजाइम है उसको हम लोग एक रिएक्शन के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये आपके पास होता है पोटेंशियल हिल, ठीक है। ये जो आपके पास होती है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम इस पाथ को, मतलब ये कि आपके पास अगर पहले एंजाइम के बगैर ये आपकी हिल थी, ऊपर वाली जो हिल है ये एंजाइम के बगैर वाली हिल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल किया, मतलब एंजाइम को आपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाया। अब ये क्या करेगा? इस एंजाइम हिल को ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम कर देगा, और इससे हम ये कहेंगे कि आपका जो एंजाइम है वो आपके जो आपका रिएक्शन है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। सो बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो बीटा है वो आंसर ठीक होगा। Let's move on to our next MCQs. During feedback inhibition, which of the following structural part of enzyme is involved? Active site, binding site, catalytic site या allosteric site? अच्छा, आपके पास जो feedback inhibition होती है उसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? एक्टिव साइट जो है ना, ये वो साइट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ आपका एंजाइम, ठीक है, तो आपके जो एंजाइम के अंदर दो जगह होती हैं, ठीक है। एक इस तरह से एक्टिव साइट होती है और एक बाइंडिंग साइट होती है। एक्टिव साइट क्या करती है? सबस्ट्रेट को अपने पास बुलाती है कि अच्छा
अच्छा अब जो है मेरे पास स्पेस है, आके आप जो है वो मेरे साथ अटैच होकर प्रोडक्ट बना सकते हैं, सही। और जो बाइंडिंग साइट है उसको कैटेलाइज करवा के किस में चेंज कर देगी, प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगी, ठीक है। आगे है आपके पास कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट भी इसके अंदर फीडबैक इनहिबिशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। आप ये याद रख लें कि एक्टिव साइट, ठीक है, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, ये जो तीनों साइट्स हैं ये आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं। और फीडबैक इनहिबिशन के लिए आप जो है वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी योर एलोस्टेरिक साइट, जो कि अदर साइट होती है एंजाइम की जो और साइट्स होती हैं जहाँ पे रिएक्शन कंटिन्यू हो सकता है उसको आप एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है। सो योर आंसर विल बी डेल्टा हेयर। रेगुलेटरी साइट्स अदर देन एक्टिव साइट प्रेजेंट ओवर द एंजाइम्स आर कॉल्ड, ये अभी भी हम लोग बात की है, थोड़ी देर पहले भी हमने बात की है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एक्टिव साइट नहीं, एक्टिव साइट वो साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके लगता है। बाइंडिंग साइट क्या करता है, बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को कंबाइन करवाने में हेल्प करता है। कैटालिटिक ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि आपके एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एलोस्टेरिक साइट अदर देन एक्टिव साइट की जो जगह होती है एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। योर आंसर विल बी डेल्टा हेयर। An organic substance bound to an enzyme and essential for its activity, ठीक है। कौन सा होता है, कोएंजाइम। कोएंजाइम जस्ट लाइक आप ये याद रखें कि एक एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है ना उसमें एज अ ब्रिज काम करेगा, ठीक है। एज अ ब्रिज, एज अ कंपेनियन, एज अ हेल्पर जो काम करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये, ठीक है, जो एज अ ब्रिज, एज अ कंपेनियन एंड एज यू नो ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो कि आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। सो आइसो एंजाइम, coenzyme, holoenzyme and apoenzyme. So your right answer will be beta here, coenzyme. Upon increasing the temperature, the shape of enzyme active site, तो यहाँ पे ना आपने दो चीज़ें याद रखनी है। पहले बात तो ये है कि आपके पास हर चीज़ एक जो है ना वो एक बैलेंस टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। उस बैलेंस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एक टेम्परेचर होता है जिसको हाई टेम्परेचर बोलते हैं और एक टेम्परेचर होता है जिसको एक्टिवेशन टेम्परेचर बोलते हैं। एक टेम्परेचर को हम बोलते हैं एक्टिवेशन टेम्परेचर, ठीक है, और एक टेम्परेचर को बोलते हैं हाई टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और जो आपके पास उससे कम वाला टेम्परेचर होता है जैसे कि आप कह लो कि लो टेम्परेचर, उसके ऊपर एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है, ठीक है। अब उसने ये बोला है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द शेप ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट। अब इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर वो डिनेचर भी होते हैं, ठीक है, और एक्टिव भी होता है, उसने ऑप्टिमम का नहीं वर्ड दिया। अगर ऑप्टिमम से ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो डिनेचर होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप ये कह लें कि एक मिनिमम टेम्परेचर से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो योर राइट आंसर विल बी बीटा हेयर। If a detachable cofactor is an inorganic ion, then it is designated as, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, inorganic ion, और एक और चीज क्या बोली है इन्होंने, डिटैचेबल, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो आपका राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी कोएंजाइम नहीं। कोएंजाइम एक आपके पास ऑर्गेनिक फैक्टर होता है जो कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। होलोएंजाइम एंड एक्टिवेटर, योर राइट आंसर विल बी एक्टिवेटर डेल्टा। The type of inhibition in which inhibitor has no structural similarity to substrate and combine with enzyme at other than active site is called। दोबारा से आपके पास जो है ना वो एक कीवर्ड जहाँ पे है कि वो एक्टिव साइट के अलावा कंबाइन होता है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ इनहिबिशन है जिसमें इनहिबिटर की कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती। तो हमने ये किस में पढ़ा था कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट से रिजेंबल नहीं करता। वी हैव रेड इट इन नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगी वो चार्ली बनेगी। Enzyme work by lowering the dash of reaction they catalyze। जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, अभी जैसे हमने एक्टिवेशन हिल भी बनाई थी, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जो है वो आपका जितने भी रिएक्शन होते हैं वो उनको बेस्ट कैटलाइज करवा सकते हैं। योर राइट आंसर विल बी चार्ली हेयर। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर जो आपका ये क्वेश्चन है कि 100 डिग्री पर जो है वो डीनेचर होगा।
आपने एक चीज याद रखनी है कि हर चीज का एक सेट और लिमिट पॉइंट होता है, उस लिमिट पॉइंट को हम ऑप्टिमम बोलते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट होता है, ठीक है। आप किसी का एक सेट पॉइंट नहीं कर सकते। हम लोगों ने इसको वर्किंग करके ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एंजाइम का बेस्ट कर दिया है, ठीक है। जो जिस एंजाइम की कितनी कैपेबिलिटी होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करने की। अब उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एंजाइम है E1, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर लेट से मैं कहती हूँ कि बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री है। अब जब मैं 40 डिग्री से 45 या 50 की रेंज में जाऊंगी तो एक्टिव साइट चेंज होना शुरू हो जाएगी और उसमें डीनेचरेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो डिसरप्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आई होप सो आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। An enzyme required Mg2 positive to catalyze the substrate द मैग्नीशियम आइडेंटिफाइड एज, ठीक है। मैग्नीशियम को हम लोग यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर। अच्छा, जितने भी आपके पास मैग्नीशियम आयन है, जिंक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जैसे आपके पास Mg+2 होता है, इसके बाद आपके पास Zn+2 होता है और Fe+2 होता है। ये सारे आप किसको इसमें जो है ना वो आप क्या करते हो, ये सारे आपके पास वो सब होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं, सॉरी, ये एंजाइम को कैटेलाइज करवाने में हेल्प करते हैं और इनको हम लोग एज रिगार्ड करते हैं एक्टिवेटर की तरह, ठीक है। सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली हेयर। Dye suggested that each enzyme had a particular shape into which the substrate fit exactly, ठीक है। ये आपके पास लॉक एंड की मॉडल था। लॉक एंड की मॉडल जो है ना आपके पास एमिल फिशर ने दिया था। कोशलैंड उन्होंने दिया था इंड्यूस फिट मॉडल कि आपका जो सबस्ट्रेट है एक्टिव साइट अपने आप को उस तरीके से चेंज करेगी जिस तरीके से सबस्ट्रेट का शेप होगा। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन नहीं होगा। रॉबर्ट विटकर ने ये आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए नोन किए जाते हैं, जितनी भी आपके किंगडम्स इंट्रोड्यूस करवाए थे वो इन्होंने करवाए थे, तो और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाई थी, ठीक है। एमिल फिशर, यस दिस इज योर आंसर चार्ली। और इसके बाद जो आपके पास डेल्टा, इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जो इन्होंने जो है वो एंजाइम की मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप के अलावा इन्होंने इसका कोई रिलेशन नहीं बनता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बनेगा चार्ली। बॉन्ड सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच आर रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड। ये दो ऐसे बॉन्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास जो एंजाइम होता है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। आपका जो एंजाइम है वो आपके पास किससे बना हुआ होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। और पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में कौन सी दो चीजें हेल्प करती हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है? 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को कौन से दो स्ट्रक्चर होल्ड करके रखते हैं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आपके पास आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। जब भी आपके टेम्परेचर के अंदर किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन होगी तो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और पीएच चेंज में। टेम्परेचर चेंज में ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और पीएच चेंज में ज्यादातर आपके पास आयोनिक बॉन्ड टूटता है, बट ये दोनों जो है वो आपके चेंज में इन्वॉल्व होते हैं। योर राइट आंसर विल बी अल्फा हेयर। द टेम्परेचर वेयर इनएक्टिव एंजाइम बिकम्स एक्टिव इज कॉल्ड, ठीक है। अब वही बात मैंने की है, टेम्परेचर जिस पे इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाता है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप मिनिमम टेम्परेचर बोलेंगे। टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट करवा दिया, यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बीटा होगा। Two species can avoid competition and better use the environment's resources by occupying different adaptation, polymorphism, niches या specialization। तो यहाँ पे niche जो है वो अगर different जो है वो sustainability के लिए वो लोग adopt कर सकते हैं। Your right answer will be Charlie here. Which of the following concept is attributed to Lamarck? Lamarck ने कौन सा concept दिया था? Struggle for existence, survival of the fittest, inheritance of acquired characteristic and cell come from pre-existing cells। तो struggle of for existence डार्विन ने दिया था, survival of the fittest भी डार्विन की थ्योरी की थी, inheritance of acquired जो है वो characters का ये Lamarck ने दिया था। Cell come from pre-existing cell ये जो है वो आप प्री एग्जिस्टिंग सेल ये बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था लेकिन ये इसमें नहीं आता। योर राइट आंसर विल बी चार्ली हेयर।
डार्विन थ्योरी मेनली फोकस ऑन किस पे फोकस करती है? ओरिजिन ऑफ लाइफ? नो, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे टोटली इसकी थ्योरी नहीं करती, मतलब सिर्फ एक जो है ना वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ये फोकस करती है। हाउ ऑर्गन एक्सटेंट? नहीं। हाउ डू न्यू स्पीशीज अराइज? यस, डार्विन की जो बुक है उसका भी यही नाम था, तो आपके पास जो चार्ली है वो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म फॉर्म? नो, योर राइट आंसर विल बी चार्ली हेयर। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और जो आपके पास एनालॉगस और होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बनाते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये होती है जिनका एंसेस्टर कॉमन होता है लेकिन ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में फैले हुए होते हैं, तो उनको हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। योर राइट आंसर विल बी अल्फा हेयर। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज, ये आपकी बुक की लाइन है, ठीक है, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज म्यूटेशन। ठीक है, माइग्रेशन टू सम एक्सटेंट है, लेकिन माइग्रेशन में ये होता है कि आपके पास लिमिटेशन हो जाती है। बिल्कुल आपकी जो सोर्स ऑफ सारी जो चेंजेस होती हैं, मतलब ये नहीं होता कि चेंज आता नहीं है, चेंज आता है लेकिन वो लिमिट हो जाता है। ठीक है, म्यूटेशन में अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल क्वांटिटी की पॉपुलेशन है और किसी भी वजह से उसके अंदर चेंज आएगा तो आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो ये वर्ड है ना अल्टीमेट, अल्टीमेट इज अ की वर्ड हेयर। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस आपके पास म्यूटेशन होगा। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। बाकी जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी दे आर, बट टू सम एक्सटेंट, नॉट दैट मच। ठीक है, तो योर राइट आंसर विल बी अल्फा हेयर। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम, किसके ऊपर जो मेनली एविडेंस किसका था? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उन्होंने गैलापागोस आइलैंड की जो फिंचेस थी उनको कलेक्ट किया था और फिर उसको अमेरिका आइलैंड मेन आइलैंड्स के साथ जो है वो कंपेयर किया था। इसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में बताया था कि ये विजुअल रिकॉर्ड होता है। देन वी हैव पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशी एंड फॉसिल रिकॉर्ड। ये दो ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि आपके पास किस में इन्वॉल्व होते हैं? डार्विन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के अंदर। सो योर राइट आंसर विल बी डेल्टा हेयर। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट अ लोकस दैट अकर बाय चांस इज कॉल्ड, ये आपकी बुक की है, बुक स्टेटमेंट है, दैट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। इमिग्रेशन मतलब ये कि आपके पास जो है वो माइग्रेशन की ये दो टाइप्स होती हैं। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में मूवमेंट इंडिविजुअल होती है एक पॉपुलेशन से, ठीक है, जीन पूल से दूसरे की तरफ, और इमिग्रेशन में आपके पास क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो है वो मूवमेंट होती है और वो न्यू एलील को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जीन पूल के अंदर। ठीक है, और ये आपकी जीन को इन्फ्लुएंस कर सकता है टू सम एक्सटेंट, बट यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन के मुताबिक आंसर बनेगा दैट वुड बी अल्फा। Bottleneck neck increases the effect of which of the following? जेनेटिक लिंकेज नहीं, बॉटलनेक इफेक्ट आपके पास एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, कोई भी अगर पॉपुलेशन के अंदर कैटास्ट्रॉफिक जो कोई भी या नेचुरल डिजास्टर अकर होता है, जैसे कि फ्लड आ जाता है या आपके पास अर्थक्वेक आए या फ्लड, फायर, इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, तो उसकी वजह से एक पूरी पॉपुलेशन लॉस हो जाती है, उसको बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट की वजह से क्या चीज इंक्रीज होगी? जेनेटिक लिंकेज तो इंक्रीज नहीं होगा ना, आपकी पूरी पॉपुलेशन तबाह हो रही है तो जेनेटिक लिंकेज कैसे इंक्रीज हो सकता है? ठीक है, जेनेटिक एक्सप्रेशन भी इंक्रीज नहीं होता क्योंकि जिस पॉपुलेशन ने आगे बढ़ना है वो है ही नहीं। ठीक है, देन वी हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी। टू सम एक्सटेंट आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है, देखें, क्योंकि आपके पास क्या होगा कि एक जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन आना शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो दो जीन आपस में जो इंटरब्रीड करती थी एट द सेम टाइम वो नहीं प्रेजेंट होगी, तो देयर आर चांसेस कि न्यू जीन इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकता है। जीन पूल तो तबाह हो जाएगी, तो जीन पूल कैसे इवॉल्व करेगी? ठीक है, सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली है। The best definition of natural selection is survival of the fittest. Most fit individual adapt to their environment better than less fit individual. Those who eat better are healthier and live longer, are most fit within a population, and preservation of trait lead to increased survival and reproduction. So your best answer will be alpha. Structures that were once functional in the past but no longer serve a purpose due to evolutionary adaptation and physiological changes are referred to as, they are known as vestigial structures, जिसमें आपकी वर्मीफोर appendicitis आती है, और इसके अलावा आपके पास विजडम टूथ होते हैं और आपकी जो कोकायस टेल बोन होती है ये भी उसके अंदर आती है। योर राइट आंसर विल बी अल्फा हेयर। A cell organelle containing hydrolytic enzyme is lysozyme, microbodies, ribosome, mesosome. So your right answer will be lysosome. जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो लाइजोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि लाइजोसोम ने आपकी कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है? फैगोसिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा हेयर।
Microtubules are the constitution of centriole, spindle fiber, and chromatin, centrosome, nucleosome, and centriole, cilia, flagella, and peroxisome, spindle fiber, centriole, and cilia. तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है उसमें ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आपके पास जो स्पिंडल फाइबर है सेंट्रियोल है और सीलिया क्रोमैटिन नहीं होगा क्रोमैटिन इज अ पार्ट ऑफ योर क्रोमोसोम मटेरियल ठीक है तो अल्फा इस वजह से हम लोग निगलेक्ट कर देंगे दूसरा है सेंट्रोसोम न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल इसमें न्यूक्लियोसोम और सेंट्रोसोम के प्रेजेंट की वजह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट नहीं होगा तीसरा सीलिया फ्लेजेला एंड पैरोक्सीसोम की प्रेजेंस की वजह से आपका जो तीसरा चार्ली ऑप्शन है वो भी हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे डेल्टा में स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सीलिया यस ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मिलके बनाते हैं सो योर राइट आंसर विल बी डेल्टा हियर Nuclear envelope is derivative of microtubules, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, membrane of Golgi complex. अच्छा जो आपके पास जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कौन करता है वो कौन बनाता है सी आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो उसके साथ कॉन्टिन्यूस होता है ठीक है क्योंकि आपके जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें पहले चैनल्स में यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है ठीक है फिर बाद में आपके पास यहाँ पे चैनल्स की फॉर्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ठीक है ये आपकी क्या बनाती है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये कॉन्टिन्यूस होती है सो योर राइट आंसर विल बी बीटा हियर What is true about ribosomes? Ribosomes क्या होते हैं अच्छा ribosomes जो हैं वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो आपके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ATS होते हैं where S stand for sedimentation coefficient these are composed of ribonucleic acid and protein ये भी ठीक है 50-50 composition होती है these are found only in eukaryotic cell no prokaryotic और eukaryotic दोनों के अंदर होते हैं they are self splicing introns of some RNAs no ये जो है ना वो सेल्फ नहीं होते इसमें आप ये कह सकते हो कि नॉन जो कोडिंग रीजन्स होते हैं जीन के अंदर वो अपने आप को रिमूव करके आरएनए मॉलिक्यूल से उसको जो है ना वो प्रोसेसिंग में ला के तो फिर अपने आप को जो है वो इंट्रॉन्स में कन्वर्ट करके सेल्फ स्प्लाइसिंग करवा सकते हैं लेकिन एज इट आप ये कहो कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल सो जो राइबोसोम होता है दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन 50-50 कंपोजिशन होती है सो योर आंसर विल बी बीटा हियर The plasma membrane consists mainly of phospholipid embedded in a protein bilayer, protein embedded in phospholipid bilayer, protein embedded in polymer of glucose molecule, protein embedded in carbohydrate bilayer ठीक है तो आपके पास अगर हम लोग बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तो उसमें यही होता है कि आपके पास प्रोटीन जो है वो embedded होती है इन phospholipid bilayer के अंदर ठीक है ऊपर आपके पास यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं ठीक है यहाँ पे आपकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ये आपकी phospholipid bilayer बन जाएगी दिस इज योर phospholipid bilayer ठीक है तो यहाँ पे और अंदर में आपकी जो है वो प्रोटीन एम्बेडेड हो जाएगी सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड जो है मोज़ेक मॉडल तो आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पे बीटा हो जाएगा ओके साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलस डेपोजिट एंड जो है वो आपके पास सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल्स तो प्रोटीनेशियस फिलामेंट से ये बनते हैं ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ these are formed from proteinaceous filament your answer will be Charlie here in plant cell peroxisome are associated with photorespiration phototropism photoperiodism and photosynthesis so your right answer will be alpha ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है फोटोरेस्पायरेशन के peroxisome जो हैं वो फोटोरेस्पायरेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं और आपने गैशियस एक्सचेंज के अंदर भी पढ़ा था कि peroxisome ऑर्गेनली फोटोरेस्पायरेशन में जब हम लोग जो है वो peroxisome में आपके पास ग्लाइकोलेट बनता था तो वो आपकी peroxisome की ऑर्गेनली के अंदर ही बनता था और गैशियस एक्सचेंज में हम इसको पढ़ के आ चुके हैं सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा Which function is not related to smooth endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulum क्या नहीं करती कैल्शियम स्टोरेज स्टीरॉइड सिंथेसिस एंजाइम सिंथेसिस एंड मैकेनिकल सपोर्ट तो एंजाइम की जो सिंथेसिस है वो आपकी कौन करता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ठीक है और आपकी जो एंजाइम्स है वो भी इसमें इसी में सिंथेसाइज हो जाएंगे क्योंकि दे आर बेसिकली प्रोटीन तो आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो चार्ली होगा
Then we have the transport of secretory protein take place through organelles in which of the following order. तो पहले आपके पास जो है वो किस तरीके से जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके पास गोल्जी अपरेटस में, और फिर आपकी secretory वेसिकल से बाहर जाएगा. पहले आपके पास यहाँ पे होती है जो है आप पहले हम अगर ड्रॉ करेंगे तो पहले यहाँ पे आपके पास होती है एस से फिर आगे जाएगा आर, ठीक है. आर से आपकी जो एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल है वो जो है जाके फ्यूज होगी किसके साथ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ जब वो फ्यूज होगी तो उसमें फिर आपकी एक और जो है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनेगी जिसको आप secretory वेसिकल का नाम देंगे, और वो secretory वेसिकल आपके पास कहाँ जाएगी, यहाँ से आपकी एक और वेसिकल निकलती है जिसको आप बोलते हैं secretory वेसिकल, ठीक है. मैं इसको इस तरह लिख रही हूँ. ये आपके पास जो है वो एक पूरा प्रोसेस है, पाथवे है, जो जिसके जरिए से आपकी जो प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट होती है वो टेक प्लेस करेगी. योर राइट आंसर विल बी अल्फा हेयर. It is suspected that cell is prokaryotic. The presence of which of these structure would confirm that cell is prokaryotic? Cytoplasm, ribosome, flagella, peptidoglycan, cell wall. तो ये इसका मेजर जो है वो पोर्शन है. फ्लैजेला की प्रेजेंस जो है वो इस वजह से करेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पास प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों के अंदर होते हैं. राइबोसोम भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर होते हैं, और साइटोप्लाज्म इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. वाइल पेप्टिडाइग्लिकन सेल वॉल जो है वो आपके सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर होती है, और इसके अंदर आप एग्जांपल लेके आ सकते हो अपने माइंड में बैक्टीरिया की. सो योर राइट आंसर विल बी डेल्टा हेयर. Out of the given option, choose the one which shows the structure found only in plants. Large central vacuole, chloroplast, ribosome. सिर्फ प्लांट की बात हो रही है, ठीक है. तो पहला ऑप्शन हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि राइबोसोम तो ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी ठीक है, लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो आपके पास फेरिफेरल जो है सॉरी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें होता है. देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेरोक्सीसोम. क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. Then we have the next option chloroplast, cell wall and mitochondria. So your right answer will be Charlie क्योंकि chloroplast भी होती है इसके अंदर, cell wall भी होता है और large central vacuole भी होता है, ठीक है. ऊपर वाले में आपके पास जो है वो chloroplast, microtubule and peroxisome, इसमें आप microtubule नहीं होता, chloroplast, cell wall और mitochondria. So your right answer will be Charlie here. Holding neighboring cell together is a function of primary cell wall, secondary cell wall, middle lamella and none of these. तो सबसे पहले बनने वाली जो आपके पास जो दो सेल वॉल होती हैं, दो सेल वॉल के दरमियान जो सबसे पहले सीमेंटिंग आप कहते हो या पहले बनने वाली जो लेयर होती है उसको मिडल लमेला बोला जाता है. योर आंसर विल बी चार्ली, जो कि दोनों सेल को आपस में कनेक्ट करके रखती है. It precisely describes the function of nucleoli: formation and breakdown of nuclear envelope, formation of ribosome, formation of centromere and organization of spindle during nuclear division. तो आपके पास जो nucleoli होता है वो राइबोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है. सो योर राइट आंसर विल बी बीटा है. Dash is the heaviest particulate of cell. गोल्जी apparatus, cytoplasm, mitochondria and nucleus. Because nucleus जो है ना वो आपके सेल के अंदर मेजर पोर्शन कवर कर रहा होता है, ठीक है. और इसके अलावा जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं सेल की वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. सो योर राइट आंसर विल बी डेल्टा हेयर. What part of the cell serves as इंट्रासेलुलर हाईवे? गोल्जी अपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया. ऑब्वियसली आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इंट्रासेलुलर हाईवे का काम करता है, बिकॉज आपका इसके अंदर एसईआर भी प्रेजेंट होता है, आरईआर भी प्रेजेंट होता है. एसईआर आपके डिटॉक्सिफिकेशन कर रही होती है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करवा रही होती है, इसके बाद आपकी स्टेरॉइडल हार्मोन्स को बनाने में हेल्प कर रही होती है, और दूसरी साइड पे आरईआर प्रेजेंट होता है जो कि आपके राइबोसोम बना रहा होता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है. सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा हेयर. बाकी जो गोल्जी ऑपरेटस है वो आपकी secretory वेसिकल्स में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन आपकी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो पूरा सेल है उसका पावर हाउस की तरह एक्ट करता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा हेयर. Which function cannot be attributed to plasma membrane lipid? Recognition of cell having non-self surface marker, maintaining cell membrane flexibility, control of metabolic reaction across cell membrane, binding ligands for intracellular response. तो आपके पास कौन सा फंक्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते? आप ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर सेल सरफेस मार्कर नहीं होते, बल्कि उनके ऊपर होते हैं, ठीक है. जो आपकी लिपिड वाली लेयर होती है ना उसके ऊपर सेल सरफेस मार्कर होते हैं जो कि सेल को रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं. मतलब आप ये कह लें कि
जैसे पुलिस जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में अगर छोटी जगह जगह पे पुलिस के जो है ना वो छोटी छोटी आप ये जो पॉइंट्स चेक पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, इसी तरह लिपिड की जो लेयर होती है उसके ऊपर भी एक चेक पॉइंट्स लगे होते हैं जो कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो योर अल्फा जो है ना आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये इसका फंक्शन होता है। गोल्जी अपरेटस, प्लीज अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा टाइप करें और क्वेश्चन नंबर भी साथ टाइप करें, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। फॉलो द रूट ऑफ पेप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय जाइमोजन सेल, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, आर ई आर से एस ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फिर आपकी स्क्रीटरी वेजिकल निकलेगी। ठीक है, तो ये पाथवे जैसे पहले बना था ये उसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे पेप्सिजिन के नाम से नहीं वो करना कि यहाँ पे पेप्सिजिन क्या होता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो इट इज जस्ट आप पाथवे किस तरीके से जो आपका प्रोटीन है वो पाथवे कौन सा प्रोटीन कौन सा पाथवे जो है वो अडॉप्ट करेगा, आर ई आर से एस ई आर से गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड देन वी हैव द स्क्रीटरी वेजिकल। योर राइट आंसर विल बी बीटा हियर। वाई डू राइबोसोम रिक्वायर एमजीआई? आपके पास जो राइबोसोम होते हैं उनके अंदर एक्चुअली वी हैव टू सब यूनिट। ठीक है, तो ये सब यूनिट जब ज्वाइन करने के लिए हमें ज्वाइन करवाने होते हैं तो इनके लिए आपको एक आयन चाहिए होता है, दैट इज नोन एज एमजी पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं टू स्टेबलाइज, ये ऑब्वियसली अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। टू सिंथेसाइज प्रोटीन नहीं, ये राइबोसोम का जो आपके पास ऊपर वाला सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट होता है जो कैटालिटिक सब यूनिट होता है, उसका काम होता है। ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड टू राइबोसोम नहीं, ये इसका काम नहीं होता। टू स्टेबलाइज राइबोसोमल स्ट्रक्चर यस, ये दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ के रखता है और स्टेबलाइजेशन में हेल्प करवाता है। चार्ली विल बी राइट आंसर। टू डेवलप एमआरएनए मॉलिक्यूल, ये भी इसका काम नहीं होता। टू ब्रेक डाउन एमआरएनए, इट विल नॉट बी योर आंसर विल बी चार्ली हियर। This technique is used to determine growth of bacteria, rate of photosynthesis and minute quantity of DNA। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी नहीं, क्रोमेटोग्राफी इज पेपर जो है ना उसमें हम लोग जो सॉल्वेंट के एक्सट्रैक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोमेट्री भी इसमें नहीं होगा, माइक्रोमेट्री और माइक्रोस्कोपी भी इसका आंसर नहीं बनेंगे। योर आंसर विल बी डेल्टा हियर। Which of the following organelle is only present in cyanobacteria? हेट्रोसिस्ट, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो जो हेट्रोसिस्ट हैं ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनेली है जो कि आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और हेट्रोसिस्ट आपके पास क्या चीज़ जो है ना उसमें किस में रोल प्ले करता है। अच्छा, इस तरीके से आपकी फिलामेंटियस बॉडीज होती हैं ऐसे। ठीक है, फिलामेंटियस बॉडी में एक यहाँ पे हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होगा और ये हेट्रोसिस्ट आपको किस चीज में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करेगा। योर राइट आंसर विल बी अल्फा हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज ओनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोसिस्ट हो गया। Which of the following type of plastid help in pollination and seed dispersal? Amyloplast, chloroplast, chromoplast and leucoplast. Your answer will be chromoplast. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्रोमोप्लास्ट क्यों होगा? ठीक है, क्रोमोप्लास्ट इज योर आंसर क्योंकि क्रोमोप्लास्ट आपका कलर देता है। ठीक है, कलर्स आर द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब भी आपने अट्रैक्शन और स्टिकी नेचर जो है वो रिलीज करवानी होती है सो क्रोमोप्लास्ट करवाता है, क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है पोलिनेशन में आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है और सीड डिस्पर्सल भी उसी वजह से होते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपकी सिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है, अमाइलोप्लास्ट लिपिड स्टोरेज में हेल्प करवाता है और ल्यूकोप्लास्ट आपकी जो है वो नॉन कलरलेस बॉडीज के अंदर होता है जैसे कि रूट्स वगैरह। तो आपका आंसर यहाँ पे चार्ली बनेगा। Plasma membrane is differential permeable due to presence of carbohydrate, lipid, protein, vitamins। तो लिपिड की वजह से जो है वो इसमें सिलेक्टिवली परमेबिलिटी आती है कि किसी किसी को ये अपने अंदर से पास करने देती है। लिपिड जैसे कि आपके पास स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया और स्मॉल चार्ज आइन हो गया, इसी तरीके से लिपिड पास नहीं होने देगी किसको, आपका अगर कोई लार्ज चार्ज साइज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो है वो उनको अलाउ नहीं करेगा, जस्ट ड्यू टू लिपिड की प्रेजेंस की वजह से ये सिलेक्टिवली परमेबल हो जाती है। योर आंसर विल बी बीटा हियर। Then we have centrosome is found in cytoplasm, nucleus, chromosomes and nucleolus।
तो आपके जो सेंट्रोसोम है वो आपके पास जो है सेंट्रोसोम इनसाइड द क्रोमोसोम तो नहीं प्रेजेंट होते, उसको आप सेंट्रोमेयर कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस आपका सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, और जो साइटोप्लाज्म है ये इसका आंसर होता है। योर क्वेश्चन इज इंट्रासेलुलर हाईवे गोल्जी अपरेटस नहीं होता। इंट्रासेलुलर हाईवे में आप जो है, प्लीज मेंशन योर क्वेश्चन नंबर ताकि मैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इनसाइड द सेल वॉल। आपके पास और यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, पैरोक्सिसोम है, स्फेरोसोम है, एंडोलोमोसोम्स हैं। तो आपके पास जो चार्ली है ये आपके पास आंसर बन जाएगा। ये आपकी बुक्स के अंदर जो है वो रिटन फॉर्म में मेंशन है। The nucleus take dyes due to presence of chromatin, lipid, metalline, thylakoid. Dyes किस वजह से होता है? Dyes बेसिक नेचर की वजह से जो है वो डाइस का कलर आता है, ठीक है। और आप इसको जो है क्रोमैटिन के प्रेजेंट की वजह से न्यूक्लियस जो है वो डाइज लेते हैं। योर आंसर विल बी अल्फा। इंट्रासेलुलर हाईवे जो है ये जो क्वेश्चन है इंट्रासेलुलर हाईवे का, लुक आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये आपका पूरा सेल जितनी भी सिंथेसिस है, जो आपकी गोल्जी ऑपरेटस है वो सिर्फ आपके सेल की स्क्रीशन में हेल्प करवाती है, ठीक है। जो ई आर है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एस ई आर और एक होता है आर ई आर। जो आपकी जितनी भी बेसिक आप कह लें ना वेजिकल ट्रांसपोर्ट वेजिकल या जितनी भी वेजिकल गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ भी जानी है, वो कौन कंडक्ट करवा रहा होता है? वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहा होता है। एसईआर से आपके लिपिड के जो है ना वो हार्मोन्स बन के आ रहे होते हैं। आरईआर आपको प्रोटीन बना के दे रहा होता है। तो इंट्रासेलुलर जो ब्रिज बनेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। So this was all from your for the discussion of today's test. I hope you कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. If you have any question, please drop it. Yes, I have explained it. जो आपका इंट्रासेलुलर वाला क्वेश्चन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दें सो दैट मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन कर दूं।